माँ की दुख भरी जिंदगी। ममता जब शादी करके ससुराल आई तो शादी के बाद एक नया शहर, नया माहौल, नई चुनौतियाँ थीं। किसी भी निर्णय में अब केवल उसकी इच्छा नहीं, पति की सहमति भी आवश्यक हो गई थी। ममता की नौकरी करने की इच्छा को उसके पति पंकज ने तुरंत नकारा तो नहीं, लेकिन अपनी सहमति देते हुए कहा, तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी करने की? मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि कोई अभाव महसूस न हो। केवल पैसे कमाने के लिए नौकरी करना तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी MBBS की पढ़ाई चल ही रही है। ऐसे में तुम भी अपनी पढ़ाई में लग गई तो घर कौन संभालेगा? आगे तुम खुद समझदार हो, जैसा चाहो वैसा करो। इतना कहकर ममता का पति पंकज बाहर चला गया तो उसकी बात मानकर ममता ने समझदारी दिखाते हुए इस विषय को फिर कभी नहीं उठाया। इतनी पढ़ाई करके खाली बैठना तो उसे भी बेहद नागवार लग रहा था, लेकिन परिवार की खुशी उसके सपनों से कहीं बड़ी थी। शिक्षा की योग्यता का अर्थ केवल पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना ही नहीं, वरन एक मानसिक स्तर का निर्माण भी होता है जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने में समझाने का नज़रिया देता है। वक्त का खालीपन तो इंसान अन्य विकल्पों से भी भर सकता है। ये सब सोचते हुए ममता को अक्सर अपनी दादी की कही बातें बहुत याद आती। बिटिया, चाहे MSc करो या डॉक्टरी, आखिर लड़की को तो आगे घर गृहस्थी ही चलानी होगी, इसलिए थोड़े बहुत घर के कामकाज भी सीख लिया करो। और वो उन्हें हंसते हुए कहती थी ना, दादी मैं तो डॉक्टर बनूंगी और नौकर रख लूंगी, सब काम हो जाया करेंगे। अरे नौकरों से भी तो काम नहीं तभी करवाओगी जब तुझे कुछ आएगा, वरना जैसा कच्चा पक्का खिला देगा खाती रहना। अतीत की बातें याद कर ममता सोचने लगी कि कभी कभी अतीत की यादें भी कितनी सुखद लगती हैं। बड़े बुजुर्गों की बातों में भी कितना अच्छा जीवन सार होता है, लेकिन उस समय हमें कहाँ समझ आती है। शादी के बाद तो एक औरत की ज़िंदगी पति की पसंद नापसंद, चूल्हे चौके व घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है। वैसे तो ममता के साथ ससुर और देवर सब लोग अच्छे ही थे। उसे दुख था तो सिर्फ नौकरी ना करने का। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना करने की वजह से अक्सर वो मन ही मन दुखी रहती थी। खैर 1.5 साल बाद ममता ने एक नन्ही सी परी महक को जन्म दिया। उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी एक दिन पंकज ने आकर बताया कि डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए उसे विदेश जाने का ऑफर मिला है। लेकिन परेशानी ये थी कि वहां पर वो अपने बच्चों को साथ नहीं ले जा सकता था। तो ममता की सास कमला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो, इतनी छोटी सी परी को छोड़कर तुम कैसे चले जाओगे? तभी उनकी बहू ममता ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, 1 साल की ही बात है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। और अब हमारे बीच हमारी महक आ गई है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 साल गुजर गया। पत्नी की बात से सहमत होकर पंकज अपने ग्रुप के साथ 1 साल के लिए विदेश चला गया और इधर ममता का समय भी अपनी बेटी महक की खुशी में पंख लगाकर उड़ने लगा। हर दिन नई सुबह एक नई खुशी लेकर आता। आज महक ने माँ बोला, आज घुटने के बल चली, आज पहला कदम रखा। दिन महीने साल अपनी बेटी महक की किलकारियों के साथ ही बढ़ते रहे। सास ससुर और देवर सब लोग महक को गोद में उठाकर रखते, तो ममता ने भी घर का सारा काम स्वयं संभाल लिया। तभी एक दिन ममता की सास कमला ने हंसते हुए कहा कि बेटी ममता, तुम तो मेरी आदत ही खराब कर दोगी। कल को पंकज आ जाएगा तो तुम चली जाओगी। तो ममता हंसते हुए बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ माँ जी, मैं तो उनसे भी कह दूंगी यहीं पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें, वो खूब चलेगी। नहीं तो आप सबको भी मैं वहाँ बुला लूंगी, कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन ममता के देवर अनिल ने कहा, भाभी आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो क्यों ना आप टीचर की जॉब शुरू कर दें, मैं मम्मी पापा से बात करके देखता हूँ। जब अनिल ने अपने माँ पिताजी से बात की तो उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ममता को एक सुखद आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसकी नौकरी करने के विरुद्ध नहीं था, किंतु वो तो जानती थी कि पंकज को ये पसंद नहीं आएगा। उसे लौटने में अब 3-4 महीने ही शेष बचे थे। फिर कौन सा उसे हमेशा यहीं रहना था। आखिर जहाँ पति की पोस्टिंग होगी वहाँ उसे भी तो जाना होगा। फिर व्यर्थ में ऐसा कार्य क्यों करें जिससे आगे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन सबके बहुत कहने पर ममता ने सोच विचार कर 2-3 स्टूडेंट्स को घर पर ही पढ़ाने के लिए बुलाना आरंभ कर दिया, जिससे उसका खाली समय तो अच्छी तरह कटता ही था, साथ ही अतिरिक्त आय से अधिक अपनी शिक्षा के सदुपयोग का दिल में सुकून मिलता था। देखते ही देखते आने वाले विद्यार्थी 2 से 3 बढ़ते बढ़ते 10 से 12 हो गए। उसने कुछ ही महीनों में इतनी आय कर ली कि अपनी सास के जन्मदिन पर एक सोने की अंगूठी खरीद कर उन्हें तोहफा दे दिया।
तो सबकी आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव और भर उठे। धीरे धीरे पंकज के आने का वक्त भी करीब आ रहा था, पर जैसे जैसे उसका आने का समय हो रहा था वैसे वैसे पंकज का फ़ोन 3-4 बार आने के बजाय 10-15 दिन में आने लगा। जब ममता देर से फ़ोन करने का उलाहना देती तो पंकज उसे बिज़ी होने का बहाना बना देता था। फिर झुंझला पड़ता तो ममता चुपचाप फ़ोन रख देती, क्योंकि इंतज़ार करने के सिवाय वो कर भी क्या सकती थी। इंतज़ार की घड़ियाँ जब समाप्ति के नज़दीक होती हैं तो और लंबी लगने लगती हैं। घर में सब 2-4 दिन में ही पंकज के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक दिन पंकज का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसने सरकार से अपने लिए फिर 1 वर्ष का एक्सटेंशन मांगा है। पर क्यों, ममता ने उल्हाने भरे स्वर में पूछा। तो पंकज बोला, ममता मैं तो आना चाहता हूँ, पर यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है जो वहाँ इंडिया में मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं अच्छी जॉब भी ढूंढ लूँ। इस बीच यदि मुझे ट्रेनिंग का 1 साल और मिल जाता है तो अच्छा ही है। आगे का बाद में प्लान करेंगे। तुम वहाँ माँ बाबूजी के पास हो ही, कोई चिंता की बात तो है नहीं, बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। जब ममता ने यह बात अपनी सास कमला जी को बताई तो उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, लेकिन पंकज को अपने माता पिता व पत्नी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने 1 साल और वहीं रहने का ठान लिया। इधर ममता को लग रहा था मानो उसकी किश्ती किनारे आते आते फिर से लहरों की थपेड़ों से दूसरे किनारे जा पहुंची है। 1 वर्ष और यानी पूरे 365 दिन। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना लंबा समय वो कैसे काटेगी, पर हकीकत तो यही थी और उसे स्वीकारना उसकी मजबूरी थी। अनमनी सी ममता अपने आप को कामों में व्यस्त रखने का उपक्रम करती रही। जिंदगी एक बार फिर उसी पुरानी रफ्तार से चल पड़ी। ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने ममता को कुछ ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन करके बुलाया। विज्ञान के अध्यापक के अचानक चले जाने से वो पद खाली पड़ा था। वहाँ के विद्यार्थियों के अनुरोध पर ही उन्होंने ममता को कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए प्रस्ताव दिया था। तो ममता को भी लगा कि पति के आने में अभी पूरा 1 साल पड़ा है। जब घर बैठे ही इतना अच्छा अवसर मिल रहा है तो उसे गंवाने का कोई औचित्य भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। खैर, अपने सास ससुर की अनुमति से उसने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और जल्द ही वो सबकी प्रिय अध्यापिका बन गई, क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था कि किसी को अलग से ट्यूशन की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। ममता ने अपने करियर में घरेलू जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बैठाते हुए अपनी बेटी महक का भी प्राइमरी में एडमिशन करा दिया। कॉलेज में अपने साथ पढ़ाने वाली दीपिका से ममता की अच्छी जान पहचान हो गई। दीपिका का पति डॉक्टर मनीष भी पंकज के साथ ही अमेरिका गया था, लेकिन वो अवधि पूरी होने पर लौट आया था। एक दिन दीपिका ने बातों ही बातों में झिझकते हुए ममता से कहा कि ममता, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछो ना भला, तुम्हारी बात का मैं क्यों बुरा मानूंगी? ममता, सब लोग वापस आ गए हैं पर तुम्हारे पति डॉक्टर पंकज वहीं क्यों रुक गए? तो ममता ने कहा कि दरअसल वहाँ उन्हें कुछ और काम करना था। उन्होंने सरकार से 1 साल का एक्सटेंशन और मांगा है। तो दीपिका शांत रह गई। उसको शांत देखकर ममता थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? तो दीपिका ने झिझकते हुए कहा, पता नहीं ममता, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, पर तुम तो मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। उसके बोलने का ढंग देखते ही ममता का हृदय आशंका से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ दीपिका, ऐसी क्या बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो? तो दीपिका ने कहा कि ममता, मेरे पति मनीष वहाँ आपके पति डॉक्टर पंकज के रूममेट थे। वो कह रहे थे कि डॉक्टर पंकज का वहाँ एक अमेरिकन लड़की से चक्कर चल रहा है और शायद जल्द ही। दीपिका आगे कुछ बोल ही रही थी कि तभी बीच में ही उसकी बात काटते हुए ममता बोल उठी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर डॉक्टर मनीष को कोई गलतफहमी हुई होगी। पंकज तो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है ममता तुम्हारी बात ही सच हो, पर तुम्हें बताना मैंने अपना फ़र्ज समझा। तुम बुरा नहीं मानना, दीपिका ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तो ममता भी बेमन से मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसे भी चिंता खाए जा रही थी कि कहीं दीपिका की बात सही ना हो। माँ बाबूजी को वो क्या बताती? अभी तो वो खुद ही इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने निश्चय कर लिया कि रात में वो स्वयं पंकज से इस विषय पर बात करेगी। या तो वो पैसा कमाने की धुन छोड़कर यहीं आ जाए, या उसे और उसकी बेटी महक को भी वहीं अपने पास बुला लें। डॉक्टर मनीष को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। व्यर्थ में ही मैं शक पाल रही हूँ। खैर, सारे काम निपटा कर
ममता ने अपने पति पंकज के पास फ़ोन किया। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद भी पंकज ने फ़ोन नहीं उठाया, तो ममता सोचने लगी कि अभी यहाँ पर तो रात है, लेकिन वहाँ तो सुबह हो गई होगी। हो सकता है पंकज बिजी होगा, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था, तो एक बार फिर से फ़ोन मिला बैठी। रिंग जा ही रही थी कि तभी उधर से किसी स्त्री का अमेरिकन लहजे में स्वर उभरा, तो सॉरी कहकर ममता ने तुरंत फ़ोन काट दिया और सोचने लगी कि शायद घबराहट में उसने गलत नंबर डायल कर दिया होगा। पर चेक किया तो देखा नंबर तो सही डायल हुआ है, पर ये जूली कौन है और ये पंकज के पास क्या कर रही है। घबरा कर उसने फिर से फ़ोन किया, तो इस बार उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उधर से पंकज की आवाज़ आई, हेलो कौन? ममता? हाँ, मैंने पहले भी फ़ोन मिलाया था। किसी जूली ने फ़ोन उठाया। अरे हाँ, उसी के यहाँ तो मैं पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा हूँ, तुम्हें बताने ही वाला था, मगर बिजी होंगे ना। ममता ने पंकज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और बोली, 15-20 दिन हो गए हैं आपका फ़ोन आए, क्या बात है? पुराना हॉस्टल क्यों छोड़ दिया आपने? दरअसल मैंने इंडियन गवर्नमेंट से जो 1 साल का एक्सटेंशन मांगा था, उन्होंने मंजूर नहीं किया, इसीलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और यहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है और अपने ही साथ रिसर्च कर रही एक दोस्त के यहाँ पेइंग गेस्ट रहने लगा हूँ, पंकज ने कहा। तो ममता बोली, अच्छा तो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे और महक को भी वहाँ बुला लीजिए। तो पंकज ने गुस्से से कहा, यहाँ मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तुम दोनों को कहाँ रखूँगा, थोड़ा सब्र करो, तुमको भी बुला लूँगा। पंकज का गुस्सा देखकर भी ममता इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, मैं भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग किस्तों पर कोई छोटा सा मकान ले लेंगे, आप अपना पता बता दें, मैं स्वयं आ जाऊँगी, या आप बुलाना ही नहीं चाहते? ममता की बात सुनकर पंकज ने झुंझलाते हुए कहा, कोई खेल है? अमेरिका चले आना, वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, फिर पैसा चाहिए टिकट के लिए। आप उसकी चिंता ना करो, मैं सब चीज़ अप टू डेट करा रखी हूँ, टूरिस्ट वीज़ा भी बन जाएगा। मैं भी अब डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है, फिर तुम अपनी जॉब में ध्यान लगाओ, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगा, अभी तो मुझे अस्पताल पहुँचने की जल्दी है, कहकर पंकज ने फ़ोन काट दिया। तो ममता ने भी खुद को समझाकर मन शांत करने का प्रयास किया कि लोगों का क्या है, दूसरों को हंसता बोलता देखकर कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं। पंकज एक अच्छे पढ़े लिखे और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए ममता को कुछ ग्लानि भी हुई कि वो तो फिर भी यहाँ पूरे परिवार के साथ है, वहाँ प्रदेश में उनका कौन है? यदि कोई दोस्त से हंस बोल लेते हैं तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? उसे मन में संदेह नहीं लाना चाहिए था। ज़रूर डॉक्टर मनीष गलत समझते हैं, ये सब सोचते महक को थपकियां देकर सुलाते हुए ममता स्वयं भी निद्रा के आगोश में चली गई। सुबह सोकर उठी तो मन फूल सा हल्का लग रहा था और सोच ही रही थी कि दीपिका को भी सब कुछ ठीक होने की विश्वास दिला देगी। क्लास में लेक्चर देने के बाद वो स्टाफ रूम में जब थोड़ी फुर्सत में दीपिका से मिली तो उसके कुछ कहने से पहले दीपिका ने कागज़ पर लिखा हुआ पता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ममता, ये पता उस दोस्त का है जहाँ डॉक्टर पंकज अक्सर हॉस्टल छोड़कर चले जाते थे। मनीष वहां से आते समय पता ले आए थे, तो धड़कते दिल से ममता ने कागज़ ले लिया। ये पता जूली के घर का ही था। उसने कागज़ संभाल कर पर्स में रख लिया। पंकज तो अपना पता बताना टाल गया था, पर आखिर ममता को वो कहीं ना कहीं से मिल ही गया। उसने पिछली रात पति से हुई बातचीत दीपिका को बताई कि उन्होंने जूली के घर शिफ्ट होने की बात मुझे फ़ोन पर बताई थी। मन में चोर होता तो क्यों बताते। वो तरह तरह से दीपिका को विश्वास दिलाती रही कि वैसा कुछ नहीं है जैसा कि वे लोग सोच रहे हैं, अगले वर्ष में लौट ही आएंगे या उसे ही वहां बुला लेंगे। पर शायद दीपिका से ज़्यादा ममता स्वयं को सब कुछ सामान्य होने का विश्वास दिलाना चाह रही थी। पंकज से बात हुए पूरा 1 महीना निकल गया। ममता और घर वालों ने कई बार फ़ोन मिलाया, पर हर बार मोबाइल स्विच ऑफ आता, जिससे ममता के मन में फिर से शक का कीड़ा पैदा होने लगा। उसने दबी जुबान से अपनी सास को सारी बातें बता दी। घर में सास ससुर भी पंकज में आए परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। आखिर इस विषय में विचार विमर्श करके सभी ने तय किया कि ममता अपनी बेटी महक को साथ लेकर टिकट व वीज़ा वगैरह का इंतजाम वे लोग करवा देंगे। पता मिल ही गया है और अधिक देर ना कर उन दोनों को वहां से चले जाना चाहिए, फिर सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शायद बेटी का मुंह देखकर उनके बेटे पंकज के कदम ठीक राह पर आ जाएं। ममता का देवर अनिल इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता था, इसलिए ममता के ससुर ने दौड़ भाग कर सारे पेपर्स पूरे कर टिकट ममता के हाथों में थमा दिया। अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर ममता हिम्मत करके अपनी बेटी महक के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गई। दिल में अपने पति से मिलने की उमंग थी,
कि अचानक उसे आया देख पंकज कितना चौंक उठेंगे। इन्हीं विचारों में उलझी हुई ममता 16-17 घंटे का लंबा सफर तय कर अमेरिका पहुंच गई और एक टैक्सी लेकर उसे पता बताकर बेटी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। आधे घंटे बाद एक छोटे सुंदर से घर के सामने जाकर टैक्सी रुक गई। ममता ने नेम प्लेट चेक की तो वो सही पते पर पहुंची थी। उसे उतार कर टैक्सी लौट गई तो ममता ने उस घर की डोर बेल बजाई। तभी एक 15-16 वर्ष की लड़की दरवाजा खोल प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखने लगी, पर ममता द्वारा अपना परिचय देने पर वो दरवाजा पूरा खोल एक तरफ हट गई। तो अंदर आते हुए ममता ने पूछा, डॉक्टर पंकज घर पर नहीं है क्या? नहीं मैम, डॉक्टर पंकज और जूली मैडम 1 घंटे में आ जाएंगे, उनका सामान अंदर रखते हुए उस लड़की ने कहा। तो ममता बोली, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है और दिन भर यहीं रहती हो क्या? जी मेरा नाम मीरा है, मैं पंकज सर और जूली मैडम के आने के बाद चली जाती हूँ। उनके आने तक घर की देखभाल और घर के अन्य काम कर देती हूँ। मैडम आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहते हुए जूली रसोई घर में चली गई। जब ममता फ्रेश होकर आई तब तक मीरा चाय नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। नाश्ता करके ममता वहीं बैठ गई। पंकज के आने में अभी 10-15 मिनट बाकी थे। महक वहीं पास में खेल रही थी। काम खत्म करके मीरा अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी पंकज और जूली एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बातें करते हुए अंदर आए। ममता को सामने बैठा देख पंकज पूरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सकपका कर उसने जूली का हाथ छोड़ दिया तो जूली उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। तभी महक दौड़ती हुई आई और पापा पापा कहते हुए वो पंकज से लिपट गई। तो जूली ने हैरानी से पूछा, क्या ये तुम्हारी डॉटर है? अरे नहीं, ये मेरे रिलेटिव हैं और ये इन्हीं की बच्ची है। इसके पापा दुबई गए हुए इसलिए ये शुरू से ही मुझे पापा कहकर बुलाती है। ममता की तरफ इशारा कर पंकज ने नजरें चुराते हुए कहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ममता को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिला। एक क्षण में उसे बिल्कुल बेगानी बना दी गई। ऐसी परिस्थितियों की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस आघात से वो उभर भी नहीं पाई थी कि जूली ने उसे अभिवादन किया और यहाँ अपने घर जैसा फील करे कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी उसे पंकज का स्वर सुनाई दिया, अरे ममता जी, आप अचानक यहाँ कम से कम आने की खबर तो कर दी होती। कहते हुए पंकज की आवाज में नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। जूली की आंखों से ओझल होते ही वो रोष भरे स्वर में बोला, तुमसे मैंने अभी आने का मना किया था ना, इतनी जल्दी क्या थी आने से? पहले कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। कैसे करती फोन? आपका फोन कितने दिनों से स्विच ऑफ आ रहा था। घर में सब कितने परेशान थे और ये क्या तमाशा है? अब मैं एक रिलेटिव हो गई हूँ और महक आपकी बेटी नहीं है। कहते कहते अपमान व पीड़ा से ममता की आंखें भर आईं। विदेशी धरती पर वो कितनी अकेली हो गई थी। तभी पंकज का स्वर कुछ नरम पड़ा और बोला, मेरा मोबाइल कुछ खराब हो गया था और देखो ममता, मैं विस्तार से तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज की हकीकत यह है कि जूली से चर्च में मेरी शादी हो चुकी है। मेरा प्लान था कि बाद में मैं उसे किसी तरह समझाकर मना लूँगा। वो मुझे बहुत चाहती है, मेरी खुशी के लिए वो मान भी जाती। तब मैं तुम दोनों को यहाँ बुला लेता, पर तुमने इस तरह आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया है। अच्छा, और आपने जो मेरी ज़िंदगी चौपट कर डाली उसका क्या? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपने ये सब किया? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि इस योजना में मैं भी सहभागी बनूंगी? मुझे इस तरह धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया। हम सबकी छोड़ो, महक तक का ध्यान नहीं आया। तुम्हें कहते कहते ममता की आंखें भर आईं। देखो मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, पर जूली से संबंध बनाकर यहाँ की हाई सोसाइटी में मेरी अच्छी पेट जम गई है। इसके पिता काफ़ी ऊंची पोस्ट पर हैं। उन्होंने मुझे कई तरह के बेहतर अवसर दिलाए हैं। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, बस जूली को मैं जल्द ही मना लूँगा, फिर तुम दोनों भी यहीं आ जाना। पंकज ने कहा तो ममता बोली, हरगिज़ नहीं, मैं जूली को अभी सब कुछ बता दूंगी। वो भले ही तैयार हो जाए, पर मैं तैयार नहीं हूँ ऐसे ज़िंदगी के लिए। कहते हुए ममता जैसे ही आगे बढ़ी तो पंकज ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से बोला, खबरदार, जो इस विषय में तुमने जूली से कोई भी बात की तो तुम्हारे लिए ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका ये रूप देखकर ममता में न जाने कहां से हिम्मत आई। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। मारना चाहते हो तो शौक भी पूरा कर लो पैसे की हवस ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बस आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसी क्षण ममता ने अपना सामान समेटा और सहमी हुई अपनी बेटी महक का हाथ थामे वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। जूली तब तक बाहर नहीं आई थी। पंकज ने उसे रोकने की कोई चेष्टा भी नहीं की, चुपचाप उसे जाते देखता रहा। आते समय ममता के मन में जितनी उमंग व उत्साह था, वापसी का सफर उतना ही कष्टदायक था।
सारी घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से घटती चली गईं कि कहीं कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। पर अब अकेले सफर में उसके सामने भविष्य की अनेकानेक समस्याएं सर उठाए खड़ी थीं कि नन्ही महक का क्या गुनाह था जो उसे पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा। क्या उसे पंकज के साथ उन्हीं परिस्थितियों में समझौता करके जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। तभी तुरंत उसके दिल से आवाज आई, हरगिज नहीं। नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर एक सौतन नहीं। बेहद तनाव भरे अगले कुछ घंटे गुजारने के बाद घर वापस पहुंचकर ममता ने कुछ राहत की सांस ली। अप्रत्याशित रूप से तीसरे दिन बहू को वापस आया देख माँ और बाबूजी हतप्रत रह गए, पर डरी सहमी चुप खड़ी महक और ममता के उदास व सूजी आंखों से उन्होंने घट चुकी अनहोनी का अंदाजा लगा लिया था। माँ समान सास को सामने पाकर ममता स्वयं को रोक न सकी और उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो उसने उन्हें वहां का पूरा हाल कह सुनाया। सारी बात सुनकर बेटे के नालायकी से माँ बाप को गहरा आघात पहुंचा था, पर अपनी पीड़ा भूलकर उन्होंने ममता को सांत्वना देते हुए कहा कि वो सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब क्या ठीक होगा माँ जी, अब बचा ही क्या है। मैं उन पर जबरन कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहती। वो यदि इसी में खुश हैं तो यही सही कहकर ममता अंदर चली गई। ममता के पहुंचने के अगले दिन ही पंकज का फोन आया। रिसीवर उसके पिता ने ही उठाया था। पिता द्वारा समझाने पर भी जब पंकज नहीं माना तो उन्होंने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आज से वे सोच लेंगे कि उनका एक ही बेटा है और ममता भी अब उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी है। वो उसकी दूसरी शादी करवाएंगे, पर ममता ने दृढ़ स्वर में इसे नकार दिया। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। एक गलती उन्होंने की है, मैं दूसरी नहीं करना चाहती। बस आप लोगों की छत्रछाया बनी रहे। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अब केवल मेरी बेटी का भविष्य होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी फिर इतनी आसान नहीं रह गई थी। कॉलेज की लेक्चरशिप तो उसने तुरंत ही ज्वाइन कर ली थी। नौकरी अब उसके लिए शौक नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गई थी। मुश्किलों के इस दौर में भी ममता ने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के इम्तिहान में हर चुनौती का सामना पूरी आत्मविश्वास के साथ किया। दीपिका ने इस कठिन वक्त में ममता को एक सच्चे दोस्त की तरह मानसिक संबल दिया। कॉलेज में सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती ममता ने घर में भी सारी जिम्मेदारियां बिना कहे संभाल ली थीं। एक साल बाद ममता के छोटे देवर अनिल की शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। माँ बाबूजी दोनों बहुओं की तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। ममता अपनी तरफ से अपनी बेटी महक को माँ बाप दोनों का प्यार देने का पूरा प्रयास करती थी। अनिल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। दिन महीना व महीने सालों में बदलते रहे। लंबी बीमारी के बाद ससुर का निधन होने पर घर में सब दुख से भर उठे। पंकज को खबर पहुंचाने के बाद भी वो नहीं आया। बेटे की हृदय विदारक उपेक्षा का दुख माँ को गहरा आघात दे गया था, जिसे वो साल भर से ज़्यादा नहीं झेल पाई और वो भी इस दुनिया से चल बसी। ममता एक तरह से बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी उम्र के हर पड़ाव पर अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। महक भी हर कक्षा को अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण करती गई। प्रथम श्रेणी में इंटर करने के साथ ही महक का मेडिकल की हर प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मानो एक लंबे समय के पश्चात ममता ने सुख व चैन की सांस ली। मेडिकल कॉलेज में दाखिला होते ही महक भी दूसरे शहर चली गई। उसके बाद 5-6 वर्ष तो जैसे महीने में बटकर रह गए। हर वर्ष छुट्टियों में महक के आने पर ममता के लिए तो घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। जितनी बेकरारी से वो बेटी के आने का इंतजार करती थी, उसके जाने के बाद उतनी बेचैन हो जाती थी। पर उस बेचैनी में भी कहीं गहरा आत्म संतोष होता था। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी माँ बाप कभी ना कभी इस दौर से गुजरते ही हैं। आज बेटी को डॉक्टर बनकर अपनी डिग्री प्राप्त करते देख ममता के पूरे जीवन की तपस्या मानो सफल हो गई थी। थोड़ी देर पहले ही घर लौटी ममता कॉफी पीते हुए ड्राइंग रूम में आकर बैठी ही थी कि तभी डोरबेल बजी। ममता ने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति पंकज को देखकर चौंक उठी। आप आज अचानक यहाँ कैसे? क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? ओह आइए, हिचकिचाते हुए एक तरफ हटते हुए ममता ने व्यंग से कहा। हम तो भारतीय हैं, घर आए मेहमान को बैठने को तो कहते ही हैं। तभी अंदर आते हुए पंकज ने कहा, ममता मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ तुम सबके साथ किया वो बहुत गलत था, पर अब मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरा अपराध माफ़ी के लायक तो नहीं, पर क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? तो बीच में ही उसकी बात काटते हुए ममता ने कहा, आपको क्षमा देने वाले तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। रही मेरी और महक की बात, तो महक का तो मैं जानती नहीं। हाँ, अपनी बात बता सकती हूँ। आपके कारण विश्वास टूटने पर
नफरत में बदल गया था, पर नफरत के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए मैंने आपसे नफरत करनी भी छोड़ दी। आज मैं आपके प्रति उतनी भी तटस्थ हो चुकी हूँ जितना किसी भी अन्य अजनबी के लिए हो सकती हूँ। अब आप हमें शांति से रहने दें और कृपया करके यहाँ दोबारा ना आए, ममता ने सपाट शब्दों में कह दिया। तो पंकज ने कहा, ऐसा ना कहो ममता, मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो क्या कर रही है आजकल? कहते हुए पंकज बेहद भावुक उठा। महक अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई है, काफी देर बाद लौटेगी। कहते हुए ममता अंदर चली गई तो पंकज भी भावुक होकर वहां से वापस चला गया। उसके जाने के बाद ममता जीवन में अचानक आए इस मोड़ से थोड़ी विचलित हो उठी। क्या वास्तव में वो कभी उसे भूल पाई थी? कितनी ही रातें उसने रोते हुए काटी थी। क्या उनका कोई हिसाब था? उसका दर्द कौन जान सकता था? पति की बेवफाई का जहर पीकर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए नीलकंठी सी मुस्कुराती रही। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो, कौन? भाभी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, कहिए कैसे हैं आप सब? फोन कैसे किया भाभी? बेटी के डॉक्टर बनने की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सच कहूँ तो ये आपकी कड़ी तपस्या का ही फल है, ममता के देवर अनिल ने कहा। तो ममता बोली, बधाई हो आप सबको भी। आप सबके सहयोग के बिना तो मैं बिल्कुल अकेली थी। इस दिन के लिए आप सबके भी तहे दिल से आभारी हूँ। अब तो बस महक को अच्छा घर और वर मिल जाए तो आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। इसीलिए तो आपको फ़ोन किया है। भाभी, मेरे एक परिचित हैं मिस्टर महेश, वे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उनके घर के सब लोग बहुत ही मिलनसार भले स्वभाव के लोग हैं। उनका बेटा रोहित डॉक्टरी पास करके स्कॉलरशिप पर रिसर्च करके कनाडा गया हुआ है। वो अगले हफ्ते 1 महीने के लिए भारत आ रहा है। आप कहें तो मैं महक के लिए वहाँ बात चलाऊँ। ठीक है, मेरी तरफ से आप उन लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। कहते हुए ममता ने उसे पंकज के भारत लौट आने की जानकारी भी दी। बड़े भाई के भारत लौट आने का समाचार सुनकर अनिल को सुखद आश्चर्य हुआ। चलिए, अच्छा ही हुआ जो वे वापस आ गए, लेकिन आपसे अनुरोध है भाभी की कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिएगा। हाँ, सोचूंगी, कहकर ममता ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद महक के घर लौटने पर ममता ने उसके रिश्ते वाली बात बता दी तो महक गुस्से में बोली, माँ, क्या माँ पढ़ाई पूरी नहीं हुई कि बस शादी की जल्दी पड़ गई? आपको तो प्यार से बेटी को सहलाते हुए ममता ने कहा, बेटा पढ़ाई जितनी चाहे करो, पर बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक न एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। जब अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो हरज ही क्या है? घर जमाई ढूंढ लो माँ, मैं कहीं नहीं जाना रही आपको छोड़कर। लापरवाही से महक बोल उठी, दत्त पगली इतनी बड़ी हो गई है पर बचपना नहीं गया। कुछ ही दिनों बाद अनिल ने फोन पर ममता को खुशखबरी देते हुए कहा कि उन लोगों को फोटो में महक बेहद पसंद आई है। बस 2 दिन बाद रोहित के आने का इंतजार है ताकि वे दोनों भी एक दूसरे को देख समझ लें तो रिश्ता पक्का कर दिया जाए। फिर उनके आने का समय बताकर उसने फोन रख दिया। 2 दिन बाद ममता ने लड़के वाले आ गए। सुंदर, आकर्षक एवं सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी रोहित को नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ममता ने तो मन ही मन महक के साथ उसकी जोड़ी की कामना भी कर डाली। लड़के वालों को भी महक एक नज़र में ही पसंद आ गई। इसलिए रिश्ता पक्का कर दोनों पक्षों ने जोर जोर से शादी की तैयारी आरंभ कर दी। ममता के देवर और देवरानी भी उनके पास ही आ गए थे। एक दिन ममता अपनी देवरानी के साथ शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी कि तभी पीछे से पंकज घर पर आया। उसने डोरबेल बजाई तो अनिल ने ही दरवाजा खोला। इतने वर्षों बाद अचानक भाई को सामने देखकर उसे सुखद एहसास हुआ। भैया आप आइए, अंदर आइए। तो पंकज अंदर आकर इधर उधर अपनी पत्नी व बेटी को देखने लगा। तो अनिल ने उसे महक की शादी की तैयारियों के बारे में बताया। इतने वर्षों बाद परिवार से मिलने की खुशी पंकज की आंखों से साफ झलक रही थी। तभी उसे अनिल का शिकायत भरा स्वर सुनाई दिया, आपने ऐसा क्यों किया भैया? आपने भारत वापस लौटने में इतनी देरी क्यों की? भाई के मुंह से अपने लिए शिकायत भरे शब्द सुनकर पंकज की नजरें शर्म से झुक गईं। उसने कहा, तुम सबको नाराज होने का पूरा हक है। शायद मेरी ही मति मारी गई थी जो अच्छे भले परिवार को छोड़कर पैसे कमाने के लालच में वहां जा टपका। पैसे की तो वहां कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर दिल और दिमाग पर सदैव कुछ गलत कर बैठने का अपराध बोध हावी रहा। कभी कभी कुछ लम्हों की गलती की सजा हम पूरी उम्र भुगतते रहते हैं। कहते कहते पंकज का गला भर आया। भाई को पश्चाताप की अग्नि में जलते देख अनिल द्रवित हो उठा। उसने सांत्वना पूर्वक पंकज के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, दिल छोटा न कीजिए भैया, मैं भाभी से बात करूंगा। महक भी बहुत समझदार बच्ची है, मैं बुलाता हूँ उसे।
तभी महक स्वयं आकर अपने छोटे पापा के पास बैठ गई तो पंकज ने कहा, यहाँ आओ बेटी, मेरे पास आकर बैठो। अपने पापा को नहीं पहचाना? मैं तुमसे भी क्षमा मांगना चाहता हूँ। तभी महक एक अपेक्षा भरी निगाह पिता पर डालते हुए बीच में ही बोल पड़ी, क्षमा? मैं कौन होती हूँ क्षमा करने या दंड देने वाली? जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक मैंने अपनों में आपको तो कहीं नहीं पाया और अपने परिवार से मुझे भरपूर प्यार मिला है। कभी आपकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं नहीं जानती आप कौन हैं और ये कहानी यहाँ क्यों सुना रहे हैं। महक ने नाराजगी जताते हुए कहा तो पंकज बोला, कह लो बेटी, दिल में भरा सारा गुस्सा निकाल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पंकज को बेटी की जली कटी भी फूल झड़ने जैसी लग रही थी। तभी अनिल को कुछ ध्यान आया। उसने कहा, भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल में। क्यों भैया, आप अपना सामान यहीं ले आइए, अगले हफ्ते ही महक की शादी है। आप समय से ही आए हैं, अब आप भी भाभी के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर सकेंगे। पंकज के कुछ कहने से पहले महक झटके से बोल उठी, एक्सक्यूज मी छोटे पापा, मेरे लिए मेरी माँ ही माता पिता दोनों हैं। आज तक मेरी माँ ने ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है, तो आज कन्यादान करने का हक भी सिर्फ मेरी माँ का ही है। हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दूंगी, चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। कहते हुए महक वहाँ से अंदर चली गई। अनिल के बहुत कहने पर पंकज वहीं रहने के लिए तैयार हो गया। बाजार से लौटकर ममता और सुनीता को सारी बातें पता चली तो ममता बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अन्य कार्यों में लग गई। पंकज का इस तरह यहाँ आकर रहना उसे अच्छा तो नहीं लगा, परंतु उसने कोई मुखर विरोध भी नहीं किया। एक दिन ममता का मूड अच्छा देख अनिल ने ही बात शुरू की, भाभी, महक तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यदि बीती बातें भुलाकर आप फिर से भैया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें तो ओह, तो आप अपने भैया की हिमायती बनकर आए हैं। नहीं भाभी, आप मुझे गलत ना समझें, अपने भाई से पहले मैं आपका छोटा भाई हूँ। पर भाभी, मैं आपकी ज़िंदगी में भी खुशी देखना चाहता हूँ। भैया ने गलती तो की है, पर उसका अपराध बोध सदा उनके मन पर हावी रहा है। तभी ममता की देवरानी सुनीता भी कहने लगी, दीदी, हम सचमुच बस आपको खुश देखना चाहते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ आपको सदा इस घर परिवार और महक की चिंता में डूबी देखा है। आज आपको अपने लिए सोचना है, अपनी ज़िंदगी खुशियों के लिए सोचना है। मैं आपका दर्द समझती हूँ, विश्वास टूटना बहुत तकलीफ देता है, पर हम सब इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है और माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। उसकी बातें सुनकर ममता की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी सुनीता। शादी के मात्र 2-3 दिन ही बचे थे, घर में मेहमान आने आरंभ हो गए थे। परिणाम स्वरूप हर कोई ममता को समझाने लगता कि आखिर चलो देर से ही सही, अब तो पति लौट आया है, उसे पुरानी बातें भुलाकर संबंध सुधार लेने चाहिए। ममता की बुजुर्ग मौसी सास उसे समझाते हुए बोली, बहू, पंकज लौट आया है, इसी में सब्र कर लो। अरे मर्द है, अपनी गलती भी तो मान रहा है। अब बार बार हर तरफ से दबाव पड़ने पर आखिर एक दिन उसने पूरे परिवार के सामने पंकज से सीधे मुंह बोल दिया कि आप मर्द हैं, इसलिए आपकी जो गलतियां भी माफ़ हो जानी चाहिए। ये बात सब लोग मुझे समझाना चाहते हैं, क्या मुझे अतीत की सब बातें भुला देनी चाहिए? तो पंकज भी खुश होते हुए बोला, हाँ, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मुझे अपने किए पर अफसोस है। तभी ममता ने कहा, आपके अतीत की गलतियों के कारण हमें और माँ बाबूजी को जो मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ी, क्या उसकी क्षतिपूर्ति संभव है? हमारी ज़िंदगी के वो सुनहरे पल जो तरह तरह के अवरोधों से जूझने में ही बीत गए, बेटी का मासूम सा बचपन जो पिता का प्यार औरों में ढूंढते हुए बिताया, क्या कुछ भी आप लौटा सकते हैं? पति पत्नी का संबंध जिसे मैं टूट समझती थी, आपने कितनी आसानी से तोड़ दिया था। जीवन के कठिन संघर्षों के दौर में भी मैं तो अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हुई। क्या मेरे सामने कभी कोई लुभावना लालच नहीं आया होगा? अब आपके प्रायश्चित के 2 शब्द कह देने से जिंदगी के वो अनमोल पल लौट तो नहीं आएंगे, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अकेले रहना पसंद करूँगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा शामिल नहीं कर सकती। कहते कहते ममता की आंखें भर आईं। तभी पीछे से उसकी बेटी महक ने आकर कहा, नहीं मम्मा, आप कभी भी अकेली नहीं थी और ना कभी आगे अकेली रहोगी। मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूँगी। जब इतने सालों तक अकेले संघर्ष किया है तो अब तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। जिस इंसान ने आपको ज़िंदगी भर दुख पहुंचाया है, उसने आपके साथ रहने का हक खो दिया है। कहते हुए महक अपनी माँ को अंदर लेकर चली गई और पंकज अपना सा मुंह लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ममता ने अपने पति को माफ़ ना करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।